साहित्य, इतिहास और सामाजिक क्रांति के इस नए सफर में सीखने और जानने के शौकीन सभी श्रोताओं का इस गहरी चर्चा में स्वागत है। हाँ, और सच कहूँ तो आज का विषय एक ऐसे मुद्दे पर है जो बाजुओं की ताकत से नहीं बल्कि शब्दों और विचारों की ताकत से लड़ी गई एक बड़ी लड़ाई के बारे में है। बिल्कुल। हमारे पास आज IGNO के MA इंग्लिश सिलेबस का एक बेहद दिलचस्प लेक्चर स्क्रिप्ट है। ये सोर्स राजा राव के 1938 के प्रसिद्ध उपन्यास कांथापुरा के हर पहलू को हमारे सामने खोलकर रखता है। सही कहा। और हमारा मकसद आज सिर्फ इस कहानी का सारांश जानना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दक्षिण भारत का एक छोटा सा गांव पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई का एक प्रतीक बन गया। हाँ, और सबसे हैरानगेज बात जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि इस उपन्यास के जरिए कैसे पहली बार अंग्रेजी भाषा को पूरी तरह से एक भारतीय रूप दिया गया है ना। हाँ, बिल्कुल भारतीय रंग में रंग दिया गया, उसके औपनिवेशिक या कॉलोनियल रूप से बाहर निकलकर। ये सफ़र वाकई बहुत अनोखा होने वाला है, क्योंकि अक्सर जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारा ध्यान बड़े नेताओं पर या बड़े शहरों पर जाता है, या फिर ऐतिहासिक समझौतों पर। जी। लेकिन कंथापुरा जैसे साहित्यिक दस्तावेज हमें उस दौर की ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं। ये दिखाता है कि कैसे विचारों का आदान प्रदान एक पूरे समाज को झकझोर कर रख देता है। तो इस महान रचना को समझने से पहले मुझे लगता है उस दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है जिसने इसे जन्म दिया। राजा राव की जिंदगी खुद किसी कहानी से कम नहीं थी। बिल्कुल, उनका बैकग्राउंड ही इतना विविध था। हाँ, उनका जन्म 1908 में मैसूर में हुआ था, पर उनकी सोच को आकार मिला भारत और फ्रांस दोनों की मिट्टी से। उन्होंने वहाँ भी अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और इसलिए उनके अंदर एक तरफ तो भारतीय दर्शन और हिंदू पौराणिक कथाओं की गहराई थी, और दूसरी तरफ गांधीवादी राष्ट्रवाद का नया उफान था। सही कहा। उन्होंने आगे चलकर द सर्पेंट एंड द रोप और द कैट एंड शेक्सपियर जैसी महान किताबें भी लिखीं। लेकिन कांतपुरा में जहां बात सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है वो है भाषा को लेकर उनका नजरिया। और ये नजरिया अपने आप में क्रांति था। सोचिए, 1930 के दशक की बात है। अंग्रेजी भाषा पर ब्रिटिश राज का पूरा दबदबा था। हाँ, अंग्रेजी को एक खालिस शुद्ध और कॉलोनियल रूप में देखने की आदत थी सबको। ऐसे में राजा राव का ये मानना कि अंग्रेजी भाषा को भारतीय विचारधारा और यहाँ की सोचने की शैली को दर्शाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इस सोच को उन्होंने कितने बेबाक तरीके से अपने प्रीफेस यानी प्रस्तावना में लिखा है। मैं यहाँ उनका वो मशहूर कोट पेश करना चाहूंगी। वी कैन नॉट राइट लाइक द इंग्लिश, वी शुड नॉट। हम अंग्रेजों की तरह नहीं लिख सकते और हमें लिखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर हम इस पर गौर करें तो ये सिर्फ एक भाषा का चुनाव नहीं था, ये एक तरह का विद्रोह था। जब आप किसी की भाषा में उसके नियम तोड़ते हैं तो आप सीधे तौर पर उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे होते हैं। आपने बहुत सही शब्दों में इसकी अहमियत को समझाया है। इसे हम सोर्स के हिसाब से इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं। उन्होंने किसी भारतीय भाषा का सिर्फ वर्ड टू वर्ड अनुवाद नहीं किया। मतलब उन्होंने उस लया, उस रिदम को पकड़ा जो एक भारतीय के दिमाग में चलती है ना? एकदम सही। जब हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, चाहे वो कन्नड़ा हो, हिंदी हो या तमिल हो, और फिर उसे किसी दूसरी भाषा में बोलते हैं तो उसमें हमारी संस्कृति की एक महक होती है। हाँ, एक स्थानीय टच होता है। राजा राव ने यही किया। उन्होंने भारतीय मुहावरे, संस्कृत के मूल शब्द और ऐसे वाक्य बनाए जिनकी लय बिल्कुल हमारी आम बोलचाल जैसी लगती है। उन्होंने अंग्रेजी के सख्त नियमों को तोड़ दिया ताकि वो एक आम भारतीय आत्मा की आवाज बन सके। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि भाषा कैसे हमारी पहचान का हिस्सा होती है। और इसी भाषाई आज़ादी के माध्यम से उन्होंने जो कहानी कही वो और भी प्रभावशाली बनकर सामने आती है। तो चलिए अब इस कहानी के परिवेश यानी उस जमीन पर आते हैं जहां ये सब घट रहा था। ये कहानी उस दौर में आधारित है जब देश में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। जी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। हाँ, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कंथापुरा एक छोटा सा दक्षिण भारतीय गांव जरूर है, पर दरअसल ये पूरे भारत का एक छोटा रूप है जिसे लिटरेरी टर्म्स में माइक्रोकॉस्मोस कहते हैं। ये माइक्रोकॉस्म का कॉन्सेप्ट इस उपन्यास की जान है। जब लेखक एक छोटे से हिस्से को इस तरह से पेश करता है कि उसमें पूरे देश की तस्वीर दिखाई दे, तो कहानी की गहराई कई गुना बढ़ जाती है। मतलब कांतापुरा गांव के लोग, वहां की समस्याएं और वहां का संघर्ष, ये सब पूरे देश के संघर्ष का आईना है।
गांव में होने वाला कोई भी छोटा सा बदलाव असल में पूरे भारत में आ रहे बदलाव का प्रतीक है। और इस सोर्स में ये भी बताया गया है कि गांव पर होने वाली हिंसा सीधे तौर पर औपनिवेशिक सत्ता के निर्मम चेहरे को दर्शाती है। बिल्कुल। जो हिंसा उस एक गांव झेल रहा है वो दरअसल पूरा देश उस वक्त झेल रहा था। इस गांव की कहानी को सुनाने का जो तरीका अपनाया गया है वो मेरा इस पूरी चर्चा में पसंदीदा हिस्सा है। इस उपन्यास को कोई तीसरा अनजान व्यक्ति या कोई सर्वज्ञ नरेटर नहीं सुना रहा है। हाँ, ये का अचक्का नाम की एक बुजुर्ग महिला सुना रही है। लंबे वाक्य होते हैं जो शायद बिना सांस लिए बोले जाते हैं। शब्दों का बार बार दोहराव होता है और एक बेहद आकर्षक लय होती है। सही कहा। और ये ओरल नैरेटिव स्टाइल इस कहानी को कितना ऑथेंटिक बनाता है। देखिए, ये मौखिक परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा रही है। सदियों तक हमारा इतिहास, हमारी कथाएं इसी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची हैं। तो अजक्का के माध्यम से राजा राव ने इस सदियों पुरानी परंपरा को पश्चिमी साहित्य शैली के बीच जीवित कर दिया। बिल्कुल। अजक्का यहाँ सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो स्मृति और परंपरा की प्रतीक है। उसके लंबे बिना रुके बोले जाने वाले वाक्य गांव वालों के जीवन की निरंतरता को दर्शाते हैं और उनके आपस के गहरे जुड़े हुए रिश्तों को भी। पढ़ने वाले को ये एहसास होता है कि ये कहानी एक आम भारतीय गांव की जमीन से उपजी है, किसी बंद कमरे में बैठकर रची गई कल्पना नहीं है। और इसी गांव की जमीन से उभरता है इस कहानी का मुख्य किरदार। हाँ, अचानक के उन्हीं कहानियों के जरिए हम मिलते हैं मूर्ति से, जहां गांधीवादी प्रभाव सबसे मुखर रूप से सामने आता है। मूर्ति एक ब्राह्मण युवक है। वो पढ़ाई छोड़कर गांधी का एक आदर्शवादी अनुयायी बन जाता है। वो एक आम गांव वाले से उठकर राष्ट्रवादी युवाओं का प्रतीक बनकर सामने आता है। मूर्ति अपने गांव कांथापुरा में वापस आता है और अपने साथ लाता है अहिंसा, स्वदेशी, ब्रिटिश सामान के बहिष्कार और समानता का संदेश। और यहीं से शुरू होता है वो टकराव, जो आज़ादी की लड़ाई का एक अनकहा सच है। जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो लगता है कि पूरा देश बस एक साथ खड़ा हो गया था। और जमीनी हकीकत तो थोड़ी और खुरदुरी थी, है ना? बिल्कुल। मूर्ति जब समानता की बात करता है तो वो सीधे तौर पे सदियों पुरानी जाति व्यवस्था को चुनौती देता है। एक ब्राह्मण युवक का गांव के पिछड़े वर्गों के साथ मिलना, उनके साथ बैठना, ये उस जमाने के हिसाब से एक सामाजिक भूकंप था। और कांथापुरा गांव इसी वजह से दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ गांधी और मूर्ति के समर्थक हैं जो इस नए बदलाव को अपनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ रूढ़िवादी लोग हैं, अपर कास्ट वाले, जो अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इस किताब में। लेकिन एक सवाल जो दिमाग में आता है कि क्या वाकई गांव वालों ने इस अहिंसा और नए विचारों को इतनी आसानी से अपना लिया था? एक आम किसान को जो दिन भर अपने खेत में मेहनत करता है, उसको आज़ादी और साम्राज्यवाद जैसी भारी भारी बातें कैसे समझाई गईं? इसका जवाब इस उपन्यास की सबसे अनोखी खूबी में छुपा है। राजा राव ने यहाँ मिथ और रियलिटी यानी पौराणिक कथाओं और सच्चाई का एक अनूठा संगम किया है। उन्होंने उस दौर की राजनीतिक घटनाओं को एक महाकाव्य का रूप दे दिया। जैसे कि उन्होंने गांधी जी की तुलना भगवान रामा से की है। सही पकड़ा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक धर्म युद्ध बना दिया। ये एक बेहद चतुर और प्रभावशाली संचार रणनीति थी। सोचिए उस दौर के गांव वालों के बारे में जो शायद किताबी तौर पर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके लिए तो रामायण और महाभारत की कथाएं ही उनका ज्ञान थीं। बिल्कुल। जब कॉलोनियल रूल को रावण के रूप में और देश को आज़ाद कराने को सीता को बचाने जैसा पवित्र कार्य बताया गया, तो गांव वालों के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रहा, वो उनका आध्यात्मिक कर्तव्य बन गया। इम्बिक्ट राजनीति को एक ऐसी भाषा में बदल देता है जिससे देश का आखिरी आदमी भी समझ सके। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पहलू है। एक राजनीतिक चिंतन को धर्म का रूप देना ताकि वो सीधा लोगों के दिलों तक पहुंचे, ये राजा राव की मास्टर स्ट्रोक थी। चलिए अब इस उपन्यास के उस पहलू पर आते हैं जो उस दौर के समाज को देखते हुए सबसे ज्यादा क्रांतिकारी लगता है, और वो है इस पूरे आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। कांथापुरा की कहानी इस मायने में सच में आगे की सोच रखती है। हम आम तौर पर इतिहास की किताबों में मर्दों की लड़ाइयां पढ़ते हैं, लेकिन इस सोर्स के अनुसार इस उपन्यास में महिलाएं अपने सदियों पुराने सामाजिक बंधन तोड़कर घर की दहलीज से बाहर आती हैं। हाँ, वो विरोध प्रदर्शनों में आगे की पंक्ति में खड़ी होती हैं। ये दर्शाता है कि कैसे राष्ट्रवादी आंदोलन ने महिलाओं को अपनी आवाज पहचानने का मौका दिया। यहाँ दो किरदार बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो रंगम्मा है। जी, रंगम्मा, जो एक शिक्षित विधवा हैं। उस समय में एक विधवा का आगे बढ़ना और एक राजनीतिक विचारक के रूप में सामने आना,
छोटी बात नहीं थी। वो गांव की दूसरी औरतों को अखबार पढ़कर सुनाती हैं। उन्हें दुनिया भर में चल रहे आंदोलनों के बारे में बताती हैं। और दूसरी तरफ है रत्ना। रत्ना का किरदार बहुत ही निडर और बेधड़क है। वो उन सारी पाबंदियों को मानती ही नहीं जो एक जवान औरत पर समाज थोपता है। वो आगे चलकर महिला सशक्तिकरण का एक इतना बड़ा प्रतीक बन जाती है कि उसकी हिम्मत के आगे गांव के बड़ों को भी झुकना पड़ता है। रंगम्मा और रत्ना का ये सफर दरअसल सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी की बात नहीं थी, ये उनकी सामाजिक आज़ादी की भी दास्तान थी। महिलाओं ने सड़कों पर आकर लाठियां खाईं, जेल की काल कोठरियों में दिन बिताए, पर उनके कदम पीछे नहीं हटे। और उनका यही बलिदान इस कहानी के अंत को इतना भावुक बनाता है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने इस अहिंसक आंदोलन को बुरी तरह से दबाने की कोशिश की। पुलिस और फौज ने गांव वालों पर ऐसी हिंसा की जिसका जिक्र करते हुए भी रूह कांप जाए। एक तरफ शांति से खड़े गांव वाले और दूसरी तरफ गोलियां और लाठियां बरसाती फौज। अंत में पूरा कांतापुरा गांव बर्बाद हो जाता है। उन लोगों को अपनी जमीन, अपने पुरखों का घर बार छोड़ना पड़ता है। कहानी उनके निर्वासन यानी एग्जाइल पर आकर रुकती है। एक हंसता खेलता गांव जो देश का प्रतीक था, वो खंडर में बदल गया। लेकिन इस सबके बावजूद किताब के आखिरी पन्नों में एक उम्मीद की किरण है। गांव भले ही मिट्टी में मिल गया, पर लोगों के अंदर आजादी की जो आग सुलगी थी वो नहीं बुझी। हार उनकी फिजिकल थी, पर मानसिक तौर पर वो आजाद हो चुके थे। ये अंत खुद में आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा सच है। कंथापुरा का विनाश उस निर्मम शोषण का चित्र था जो पूरा भारत उस वक्त झेल रहा था, पर गांव वालों ने अपना जमीर सरेंडर नहीं किया। ये उम्मीद इस बात की थी कि जब तक विरोध की भावना जीवित है, आजादी की लड़ाई चलती रहेगी। कंथापुरा का जलना असल में एक नए आजाद भारत के निर्माण की पहली ईंट थी। इस भावुक कहानी के बाद अब हम एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आते हैं। जब हम किसी लिटरेचर का डीप डाइव करते हैं तो उसके दोनों पहलुओं पर निष्पक्ष रूप से नजर डालना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, बिना किसी पक्ष या विचारधारा का समर्थन किए हमें इस दस्तावेज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। तो अगर हम कंथापुरा की खूबियों को गिने तो इसका सबसे मजबूत पक्ष है इसका राष्ट्रवादी संदेश और सांस्कृतिक प्रामाणिकता। हाँ, उस दौर में लोगों को एकजुट करने के लिए ऐसी कहानियों की बहुत ज़रूरत थी। और इसकी नैरेटिव शैली, जिसके बारे में हमने चर्चा की, अच्छा का वो ओरल दादी नानी जैसा अंदाज, वो तो अनोखा था ही। जब आप इसे पढ़ते हैं तो उसमें से दक्षिण भारत के मसालों और मिट्टी की महक आती है। लेकिन जहाँ तारीफ होती है वहाँ कुछ आलोचना भी है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इस उपन्यास में गांधीवादी आंदोलन को थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिसाइज कर दिया गया है। यानी उसे एक बेहद आदर्शवादी रूप में पेश किया गया है, जहां सब कुछ एक देवता और राक्षस की युद्ध जैसा लगता है। पर जमीनी हकीकत शायद उतनी सफेद और काली नहीं थी, उसमें कई जटिलताएं थीं। सही बात है। इसके अलावा सोर्स ये भी बताता है कि किरदारों में मनोवैज्ञानिक गहराई की थोड़ी कमी नजर आती है। मतलब मूर्ति या अचक्का जैसे किरदार किसी निजी उलझन से जूझते हुए साधारण इंसान कम और एक खास विचारधारा के प्रतीक ज्यादा लगते हैं। ये आलोचनाएं साहित्यिक दृष्टि से बिल्कुल तर्कसंगत हैं। जब लेखक एक महाकाव्य जैसी रचना करता है तो उसमें किरदार अक्सर बड़े आदर्शों के आकार में ढल जाते हैं और इंसानी स्वभाव की छोटी कमजोरियां छिप जाती हैं। पर इन सब कमियों के बावजूद इस बात पर सभी साहित्यकार मोहर लगाते हैं कि कंथापुरा भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान राजनीतिक उपन्यासों में हमेशा गिना जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। तो इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए आखिर में एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, द सो व्हाट फैक्टर। आज के जमाने में सीखने और पढ़ने वालों के लिए इस उपन्यास के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है? इस सवाल का जवाब ही कंथापुरा की असली विरासत है। ये उपन्यास हमें सिखाता है कि इतिहास कभी भी सिर्फ बड़े शहरों की दहलीजों में नहीं बनता। इतिहास बनता है कंथापुरा जैसे छोटे गांवों में, वहाँ की अनपढ़ औरतों और आम किसानों के छोटे छोटे फैसलों से। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी सीख जो हमें यहाँ से मिलती है वो है भाषा की आज़ादी। राजा राव ने हमें दिखाया कि किसी पराई भाषा का उपयोग करने का मतलब उसकी मानसिकता का गुलाम बनना नहीं है। हम उस भाषा को मोड़ सकते हैं, उसमें अपने संस्कार डाल सकते हैं और उसे अपना हथियार बना सकते हैं। ये औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है जो आज के ग्लोबलाइज्ड दौर में भी उतना ही लागू होता है। ये वाकई बहुत गहरा पॉइंट है कि हम भाषा और विचारों को किस तरह अपने संचार का हथियार बनाते हैं। अब वक्त आ गया है हमारी इस बातचीत को यहाँ विराम देने का। एक बेहतरीन चर्चा रही है, पर जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक नया और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी।
हमने देखा कि कैसे कंथपुरा ने 1930 के दशक की सच्चाई को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बुजुर्ग महिला की मौखिक कहानी का सहारा लिया। क्योंकि उस दौर में वही सबसे प्रभावशाली माध्यम था। जित है, रोज नए राजनीतिक आंदोलन और विचारधाराएं जन्म ले रही हैं। ऐसे में आज की इस जटिल सच्चाई को कैद करने के लिए कौन सी नैरेटिव स्टाइल सबसे सटीक होगी? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में हमारी अछक्का आखिर है कौन? बिल्कुल। क्या आज के दौर की ओरल हिस्ट्री, सोशल मीडिया के वायरल थ्रेड्स, छोटे छोटे इंटरनेट मीम्स और रील्स बन गई हैं? क्या बात है, ये पैरेलल बहुत ही दिलचस्प है। सुनने वालों के लिए ये सोचना जरूरी है कि क्या आने वाली सदियों में जब कोई नया इतिहासकार हमारे दौर को समझना चाहेगा तो वो हमारी आवाज को इन्हीं डिजिटल टुकड़ों में ढूंढेगा, ठीक वैसे ही जैसे आज हम अछक्का की कहानियों में 1930 का भारत ढूंढ रहे हैं। इस सवाल के साथ लोगों को अकेला छोड़ना ही सबसे बेहतर होगा। इस सवाल को दिमाग में गूंजने दीजिए और सोचिए कि आज इस वक्त हम अपनी कहानी खुद कैसे सुना रहे हैं। इस रोचक सफर में साथ जोड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सोचते रहिए और अपनी कहानियां बुनते रहिए।